नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके बताएंगे दोस्तों। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में पीएम मोदी टॉप पर, अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी छोड़ा पीछे। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, चीनी सेना ने भारतीय लड़के को किया किडनैप, तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा हर पहलू पर भारत की नज़र ज़रूरत के हिसाब से होगी कड़ी कार्रवाई। तीसरी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिससे जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। जापान के पीएम किशिदा, यूक्रेन समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। साउथ चाइना सी को लेकर भी जापान के साथ हो रही है मीटिंग। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। जहां पे आपको बता दें, चीन को लेकर भारत पर दबाव बना रहा पाकिस्तान। वहीं मेक इन इंडिया को फिर बड़ी कामयाबी, मॉरिशस को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का निर्यात करेगा हिंदुस्तान। मुस्लिमों से परेशान हिंदू गाँव छोड़ने को है मजबूर, गृहमंत्री बोले भय का माहौल नहीं पनपते देंगे, होगी कार्रवाई। जानेंगे आखिर किस राज्य में, तो एक एक करके बताएंगे। कांग्रेस के समर्थन देने वाले तौकीर रजा ने आतंकियों को बताया शहीद, बीजेपी ने उठाया सवाल। यूपी में एक बार फिर से हुआ सर्वे, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है भाजपा की सरकार। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में पीएम मोदी टॉप पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने छोड़ा पीएम मोदी ने पीछे छोड़ा दुनिया के तमाम धुरंधरों को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय विश्व नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन और कई अन्य राजनीतिक हस्तियों को पछाड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा नवीनतम अनुमोदन रेटिंग 13 से 19 जनवरी 2022 तक एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। अनुमोदन रेटिंग प्रत्येक देश में 7 दिवसीय चलती है, औसत या वयस्क निवासियों पर आधारित होती है, जिनमें सैंपल अलग अलग होते हैं। और ये पहली बार नहीं जब पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया था। वहीं 2020 में उन्होंने 84% लोकप्रियता के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि मई 2021 में अनुमोदन रेटिंग 63% तक गिर गई है। सितंबर 2021 में पीएम मोदी को फिर से सबसे स्वीकृत वैश्विक नेताओं का दर्जा दिया गया है। प्रमुख वैश्विक नेताओं में मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर 66% अनुमोदन रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर थे, और इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्राघी, जर्मनी चांसलर ओलाज सोजोल्थ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया है। इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी की 60% अनुमोदन रेटिंग है। नवंबर 2021 में उनकी रेटिंग में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन की 43% वोट मिले हैं। तो दोस्तों, अब आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से डंका और झंडा गाड़ दिया है। एक और अपडेट, चीनी सेना ने भारतीय लड़के को किया है किडनैप, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा हर पहलू पर भारत की नज़र, भारत किसी भी तरीके से अपने लड़के को बचाएगा। अरुणाचल प्रदेश अपहरण मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र अपने स्तर पर सभी मुद्दों को देख रहा है और जब भी जरूरत होती है चर्चा करता है। लोकसभा अध्यक्ष का यह जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने के बाद सामने आया है। उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए सरकार अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है, जब भी चर्चा की आवश्यकता होती है तो ये अपने स्तर पर भी चर्चा करते हैं। चीनी सैनिकों के अरुणाचल प्रदेश के एक युवक का अपहरण करने के मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी से साबित होता है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस किशोर के परिवार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया और हम मीराम तारोन के परिवार के साथ खड़े हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी देश के खास करके पूर्वजों को सम्मान देना नहीं भूलते हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की भव्य प्रतिमा वाली तस्वीर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद होगी, मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति की लौ का
राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने को लेकर भी बड़ी बातें की। तो दोस्तों ये पीएम मोदी का ऐलान, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुर्की के उड़ेंगे होश, ग्रीस को मिला तबाही मचाने वाला राफेल, भारत की तरह शस्त्र पूजा से किया जोरदार स्वागत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के F-16 और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर ग्रीस को आंखें दिखाने वाले ग्रीस को फ्रांस में बने अपने पहले 6 राफेल लड़ाकू विमान मिल गए हैं, जिन्होंने बुधवार को सेंट्रल एथेंस के एक्रोपोलिस के ऊपर से उड़ान भरी है। ऐसी संभावना है कि फ्रांस के साथ एक रक्षा सौदे के तहत खरीदे गए इन विमानों के कारण ग्रीस का उसके ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धी और नाटो सदस्य तुर्की के साथ तनाव और बढ़ जाएगा। ग्रीस ने 3 बिलियन यूरो से अधिक की कीमत पर कुल 24 डसॉल्ट निर्मित जेट का ऑर्डर किया है। ग्रीस अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रहा है। उसी कड़ी में ये लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर तुर्की और ग्रीस का लंबे समय से विवाद चला रहा है। ऐसे में राफेल विमान का यहाँ आना एक बड़ी बात है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र, कुछ एजियन द्वीपों और साइप्रस के जातीय रूप से विभाजित द्वीपों को लेकर भी तनाव है, लेकिन दोनों ने ही पिछले साल इन मसलों को सुलझाने के लिए फिर से बातचीत शुरू की थी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो नए राफेल जेट आए हैं वो पूरे क्षेत्र के बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य हेतु उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसके साथ राफेल की बाकायदा भारतवंशियों की तरह उन्होंने शस्त्र पूजा भी की है। एक और अपडेट, सियाचिन को लेकर भारत पर दबाव बना रहा पाकिस्तान, चीन के साथ मिलकर तैयार किया है खतरनाक रणनीति। सियाचिन को लेकर पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं है। पाकिस्तान और चीन अब कश्मीर में यारकंद को शांगवान घाटी के जरिए मुजफ्फराबाद से जोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के सुरक्षा योजनाओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 5193 वर्ग किलोमीटर के सांगवांग घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। मैप में रिमो ग्लेशियर, टेरामसर ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर दिखाया गया। इन ग्लेशियरों के पास के क्षेत्र जैसे शांगवांग घाटी और यारकंद जैसे घाटी चीनी सेना के प्रभुत्व वाले क्षेत्र भी माने जाते हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, मेक इन इंडिया की फिर बड़ी कामयाबी। मेक इन इंडिया को फिर बड़ी कामयाबी, मॉरिशस को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-MK का निर्यात करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, भारत आपको बता दे मेक इन इंडिया का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। मॉरिशस सरकार पहले से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित HAL और DO 228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा है कि संबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। जारी बयान में कहा गया है कि समझौता मित्र देशों के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अनुबंध पर HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन के प्रबंधक VK त्रिपाठी और मॉरिशस सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के गृह मामलों के सचिव OK दाविदीन ने बड़ा बयान दिया है। अगली अपडेट, मुस्लिमों से परेशान हिंदू गांव छोड़ने को मजबूर, गृहमंत्री बोले भय का माहौल नहीं पनपने देंगे। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में केरतलाम जिले के ग्राम सराणा में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और प्रशासन द्वारा सुनवाई न करने का आरोप लगाकर गांव छोड़ने की बात कही। मामले को लेकर बहुत से ग्रामीण रतलाम कलेक्टर पहुंचे और नाराजगी जताते हुए गांव छोड़ने की चेतावनी दे दी। इसी घटना के सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन ने गांव जाकर असल स्थिति जानने के लिए कलेक्टर और SP गांव पहुंचे। मामले में SP का कहना है कि गांव वालों की आपसी रंजिश थी, जिसे सांप्रदायिक रूप से दिया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है और कहा है कि पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से बात करेंगे और उन लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हमारा प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी भय का वातावरण यहाँ नहीं फैला सकता है। एक और अपडेट लेते हैं। कांग्रेस के समर्थन देने वाले तौकीर रजा ने आतंकियों को बताया शहीद, BJP ने उठाए सवाल। दोस्तों यूपी में हिंदू मुसलमान करने की कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए समर्थन की घोषणा करने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है, जिनमें उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, जिसमें मारे गए आतंकियों को शहीद बताया है। मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर BJP एक बार फिर से हमलावर तेवर अपनाए हुए है और इसे लेकर उसने कांग्रेस से भी सवाल किए हैं।
मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पहले ही उन 5 राज्यों में से कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान किया था जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बरेलवी मसलम के मुसलमानों के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की थी और वो समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक गैर जिम्मेदार नेता भी बता डाला है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर उन्होंने शहीद आतंकियों को जिस तरीके से शहीद बताया, बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए। यूपी में अगली एक और अपडेट, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें 8 ओपिनियन पोल निकल के आए हैं। 8 के 8 ओपिनियन पोल में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में 403 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के लिए जी न्यूज़ ने एक साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया है। जी न्यूज़ और डिजाइन बॉक्स ने राज्य के 11 लाख लोगों की राय ली है। ओपिनियन पोल में यूपी को 6 अलग अलग क्षेत्र पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में बांटा गया है। 6 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच किए गए ओपिनियन पोल के दौरान जो डाटा सामने आया है उनमें यूपी को एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। आपको बता दें कि ये सभी 10 मार्च को आएंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यूपी में जी न्यूज़ ने सर्वे कराया है जहाँ बीजेपी को 245 से 267 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एसपी के खाते में 125 से 148 सीटें, वहीं बीएसपी के खाते में लगभग करीब 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक में अमित शाह, प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार, जेपी नड्डा बोले यूपी में फिर एक बार एनडीए 300 पार। दोस्तों दरअसल यूपी एनडीए की बात करें तो दिल्ली में बैठक हुई। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने और बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन पर अहम बैठक के बाद जेपी नड्डा ने नारा दिया है यूपी में एनडीए 300 पार। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में दावा किया है कि यूपी में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अलावा यूपी में भाजपा ने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की है और उनमें भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई मंत्री शामिल रहे और यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपना दल की मुखिया भी शामिल रही और निषाद पार्टी यानी सभी गठबंधन के साथ ही शामिल रहे। फिलहाल बड़ी खबरें तो नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना